हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं कि गणित विषय के अंदर क्लास 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट गणित के जो फॉर्मूले वगैरह है, जिसे हम की ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इसमें गणित के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं और आप ध्यान से इस क्लास को लीजिएगा। तो सबसे पहले दी हुई है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में दो प्रमेय चलती है, जिसमें मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है तथा ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पे अभी क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर। अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रमेय दे रखी है आपको, माना x बराबर पी बटा क्यू और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। यानी कहीं पर अगर आपको पूछ ले कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर उस संख्या को आप p बटा q के रूप में लिख सको और जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी भाई। इसके बाद दिया हुआ है और p का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में हो, जहाँ m n के ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव शांत होगा। हाँ, इसके बारे में आपको जहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे कोई आपको भिन्न दे दी जाएगी और पूछेंगे कि इसका प्रसार शांत है, अशांत है, आवर्ती है, कैसा है, तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर कोई भिन्न दे रखी है और उसका जो हर है, नीचे वाला भाग है हर, अगर हर का गुणनखंड अगर 2 की पावर में हो और 5 की पावर में हो, तो समझ आना कि उसका प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ठीक है भाई, वरना अशांत होगा। चलो देखते हैं बहुपद के अंदर। बहुपद में आपको दिया हुआ है n घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो है ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस 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 चलता रहेगा, और ए वन एक्स प्लस क्यू जीरो, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। और यदि आपको कोई बहुपद दे रखा है, जैसे a की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है और आपको पूछे कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो उसमें ध्यान रखना शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा गुणा बीटा पूछ ले तो ध्यान रखना सी बटा ए होता है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दिया हुआ है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसे आप इस रूप में व्यापक रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आपको दे दिया जाएगा कि शून्यक दिए हुए हैं और आप ज्ञात करो कि वो बहुपद क्या होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके व्यापक जो रूप होता है, जैसे आपको दिया हुआ है कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो जो आपको योग दिया हुआ है उसको यहाँ रखना है, गुणा दिया उसको यहाँ रखना है, और आपका वो बहुपद ज्ञात हो जाएगा भाई। इसके बाद आपको दिया हुआ है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए जीरो नहीं है, के मूल निम्नलिखित द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र जो आपको दिया हुआ है वो है ये भाई, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए हमेशा। और नीचे इसकी कुछ शर्तें दे रखी है, देखो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के मूलों की प्रकृति विविक्त कर, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा लिखते हैं, कि मान पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अगर इसका मान जैसे जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, और इसका मान अगर जीरो के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। क्यों काल्पनिक होंगे? क्योंकि इसमें अगर मान अगर जीरो से छोटा आ गया, यानी कि अंडर रूट के अंदर फिर माइनस में आ जाएगा, जीरो छोटा आएगा तो वो फिर मूल क्या होंगे? काल्पनिक ही होंगे, वास्तविक तो हो ही नहीं सकते। इसलिए ये आपको शर्तें ध्यान रखनी है। कहीं पूछ ले कि इस बहुपद का मान कैसा होगा, वास्तविक होगा, भिन्न होगा, क्योंकि आजकल एग्जाम्स के अंदर आते हैं, आपको पता ही, आप देते हो एग्जाम। अब नीचे दिया हुआ है, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स दो व्यंजक है तो इनके लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक में संबंध क्या होता है। इसमें आपको जैसे दो संख्या दे दी है और एलसीएम दे दिया और पूछ ले एलसीएम ज्ञात करो, तो इसके लिए आपको ये संबंध ज्ञात होना जरूरी है कि संबंध क्या होता है। अगर संबंध आपको पता है तो आप आराम से 3 मान रख करके एक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि एलसीएम का गुणा और एचसीएफ का गुणा जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं और 9th 10th 11th 12th में भी बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद आपको दिया हुआ है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाय। इसमें ये 3 फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है a1 बटा a1 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ऐसी शर्त हो तो वहाँ पर अद्वितीय होगा, हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे, और जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यानी कि कोई भी आपको जैसे समीकरण दे रखा है जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो दे रखा है, और ये दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो दिया हुआ है, और पूछ लिया कि इसमें बताओ कितने हल होंगे या इसकी जो रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी। तो उसमें जांच करने के लिए आपको ये करना होगा a1 बटा a2
और B1/B2 और C1/C2। उसमें आपको ये देख लेना कि अगर A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में केवल एक हल होगा, क्योंकि वो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो केवल एक ही हल होगा इसमें। और अगर A1/A2 बराबर B में क्या होगा, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो हल, इसमें समांतर रेखाएं होती है तो हल होता ही नहीं है भाई, कोई हल नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि रेखा अगर समांतर है तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं, और प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं तो हल होगा भी नहीं। तो यहाँ पे लिखना है आपको कोई हल नहीं होगा भाई, ठीक है। ये यहाँ बड़ा गलत हो गया प्रिंट, कोई हल नहीं होगा और रेखा है वो समांतर होगी भाई। फिर आपको दिया हुआ है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें अगर ऐसा हो तो उसमें रेखाएं संपाती होती है। जब रेखाएं संपाती हो, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, संपाती रेखाएं होगी तो उसमें अनंत हल होंगे, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा और रेखा प्रतिच्छेदी होगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में रेखा समांतर होगी और हल भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखा एक दूसरे की संपाती होगी, और संपाती होगी इसका मतलब है कि अनंत हल होंगे, क्योंकि संपाती में एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी तो वो अनंत हल ही होने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अनंत हल होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है भाई समांतर रेखाएं, अर्थमेटिक सीज। हाँ, तो अभी आगे आपको दिया हुआ है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में देखो दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप A+D A+2D, ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें A जो है वो प्रथम पद है और D जो है वो सर्वांतर है भाई, ठीक है। ये आराम से आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आराम से नोट कर लेना पहले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक साथ कहीं नहीं मिलने वाली भाई, पूरी किताब में से ढूंढ ढूंढ के लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसमें एक आप दिया रखा आपको संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी होता है यदि अंतर A2 - A1 A2 - A3 A4 - A3, यानी कि ये फॉर्मूला जो है वो है भाई आपके सर्वांतर ज्ञात करने का। जो D होता है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, जो अंतर आता है वो इसका सर्वांतर कहलाता है। तो ये है A2 - A1 से। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, यानी कि अगर nवां पद आपको ज्ञात करना है, कोई आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें पूछ लिया कि इसका nवां पद ज्ञात करो, तो उसमें आपको nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है जैसे, हाँ तो इसमें है कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि an बराबर A + n - 1D, यानी कि आपको पूछ लिया कि nवां पद ज्ञात करो तो an बराबर A + n - 1D, ये होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसका प्रथम पद आपको हो गई समांतर श्रेणी में, n आपको दे रखा होगा और D आप दूसरे पद में से पहला पद घटा के ज्ञात कर लोगे, उससे ये nवां पद आप आराम से निकाल लोगे। उसके बाद दे रखा है समांतर श्रेणी जैसे कि A + D A + 2D, जो कि व्यापक रूप है इसका, कि n पदों का अगर योगफल का सूत्र पूछ ले और योगफल पूछ ले कि भाई इतने पद है तो इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो, तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1D, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है समांतर श्रेणी वाले। तो ये तो इसका व्यापक रूप हो गया और सर्वांतर ज्ञात करने का हो गया, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। और Sn यानी कि n पदों का योगफल ज्ञात करने का एक ये भी फॉर्मूला होता है, जैसे आपको अगर अंतिम पद दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें Sn बराबर n/2 कोष्टक A + L, L का मतलब है अंतिम पद, nवां पद, ठीक है। इसके बाद आती है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो भाई प्रत्येक कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक परीक्षाओं के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें आपको दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा इसका उल्टा ही होगा कोसाइन का, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसके बाद आपको दिया हुआ है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और सेक थीटा आपको पता ही है कोस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। उसके बाद दिया हुआ है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इन सबको ज्ञात करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, वो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। इसमें ट्रिक ये होती है कि लाल बट्टा कक्का ध्यान रखना है आपको, बस लाल बट्टा कक्का, यानी कि पहला आ गया साइन तो साइन हो जाएगा लंब बटा कर्ण, दूसरा आ गया कोस तो कोस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, बाद में आ गया टेन तो टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार, और कोसेक तो होगा साइन का उल्टा हो जाएगा, और सेक जो होगा वो कोस का उल्टा हो जाएगा, और कोट जो होगा वो टेन का उल्टा हो जाएगा। तो लाल बटा कक्का ध्यान रखना आपको, लंब बटा कर्ण साइन हो गया, आधार बटा कर्ण कोस हो गया, लंब बटा आधार हो गया टेन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट सारणी दे रखी है जो आपको याद ही होनी चाहिए।
किसी भी हालत में याद होनी चाहिए भैया। तो इसमें आपको दे रखा है, देखो साइन थीटा का 0 डिग्री पे मान होता है 0, 30 डिग्री पे मान होता है 1/2, 45 डिग्री पे मान होता है 1/√2, और 60 डिग्री पे मान होता है √3/2, और 90 डिग्री पे मान होता है 1। कोस थीटा 0 का मान हो गया 1। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, केवल और केवल आप ऐसा करो साइन का मान याद कर लो, बस केवल साइन का मान याद कर लो। और उसको भी याद करने की ट्रिक यह है कि 0 का मान तो 0 आ गया, फिर ऐसा करना आप 0 इसमें आप लिख दो, जैसे पहला मान 0 हो गया, दूसरा 1/4 का वर्ग करोगे, वर्गमूल करो, क्या होगा 1/2 आ जाएगा, वो लिख दो वहाँ पे, फिर 1/2, फिर 3/4 का वर्गमूल करो, फिर 1 का, क्योंकि क्या हो गया बढ़ती संख्या होगी, 0 अंक छोटा है, उसके बाद 1/4 छोटा है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1। तो इन सब का अगर वर्क करोगे आप तो वो साइन के मान आ जाएंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 आ जाएगा, और साइन 45 का मान 1/√2 आ जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा, साइन 90 का मान 0 आ जाएगा। साइन के मान आते ही कोस के मान, तो साइन के उल्टे कर दो वापस, जो साइन 90 का है वो कोस 0 का हो जाएगा, तो कोस 0 बराबर 1 हो गया। कोस 30 का मान √3/2 हो गया, और कोस 45 का मान 1/√2 हो गया, कोस 60 का मान 1/2 हो गया, और कोस 90 का मान 0 हो गया। और ये दोनों ज्ञात होने के बाद टेन का मान क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस यानी कि साइन का मान ऊपर रखो, जैसे टेन 0 का मान आपको ज्ञात करना है, तो साइन 0 बटा कोस 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो टेन 0 का मान 0 हो गया। उसके बाद देखो टेन 30 का मान, तो टेन 30 यानी कि साइन 30 का मान कितना है 1/2, और कोस 30 का मान कितना है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/√3 आ जाएगा इसका मान। तो ये हो गया अपने टेन 30 का मान भी। इसी प्रकार देखो आगे टेन 45 का मान, तो 1/√2 बटा 1/√2 क्या हो गया 1 हो गया। टेन 60 का मान √3/2 बटा 1/2, तो 2 से 2 कट गया और √3 बच गया, तो टेन 60 का मान आ गया √3। और टेन 90 का मान, तो साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 हो गया, और कोस 90 का मान 0 हो गया, तो 0 का मान आप 1 में भाग दोगे तो कितना आएगा अनंत आएगा, तो ये अनंत हो गया। तो इस प्रकार आप अगर साइन के मान याद कर लो तो उसके साइन के उल्टे करोगे तो कोस आ जाएगा, और कोस साइन बटा कोस करोगे टेन आ जाएगा, और बाकी इन सब के जो उल्टे कर दोगे आप, जैसे भाई साइन के जो मान है वो उसके सारे उल्टे कर दो तो कोसेक आ जाएगा, कोस का जो मान है उसमें सारे उल्टे करोगे तो सेक का आ जाएगा, और टेन के सारे मान उल्टे करोगे तो कोट का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सारणी आप आराम से याद कर सकते हो। और मेरा ये कहना है कि सारणी को आप मतलब घोट लो पूरी, जहाँ आपकी स्टडी टेबल है वहाँ सामने इसको चिपका दो, ताकि जैसे ही पढ़ने बैठो आप तो वो पूरी की पूरी आपके सामने दिखे, और बार बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण दे रखी है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। जब कोस को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है भाई। इसके बाद आपको दे रखा है ऊंचाई और दूरी, इसमें तो वही ऊपर वाले त्रिकोणमिति जो समीकरण है वही काम आने वाला है, और इसमें जो अलग से दे रखे हैं वो देख लो आप। इसमें साइन 30 का जो मान दे रखा है वो है 0.5774, ये है साइन 30 का मान। तो साइन 30 का जो मान है वही कोस 60 का मान होगा, तो वो इसका मान हो जाएगा भाई, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का जो भाग लगाओगे आप तो ये इसका मान आएगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान 0.7071 होता है। कोस 45 का मान भी यही होता है, जो कि 1/√2 का मान है, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है साइन 60 का मान, तो 0.86, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है 30 का मान तो हो गया 5.7, 45 का मान हो गया 0.70, और 60 का मान हो गया 0.86। बस ये आपको 3 वैल्यू ध्यान रखनी है, साइन 30, साइन 45 और साइन 60। साइन 30 की जो है वो कोस 60 की है, साइन 45 की जो है वो कोस 45 की है, साइन 60 की जो है वो कोस 30 का मान है। उसके बाद दिया हुआ है √3 का मान क्या है, तो √3 का मान 1.1414 होता है भाई, ये ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ये मान काम आएगा। फिर आपको दिया हुआ है √3 का मान कितना है, तो 1.732 होता है भाई, तो √2 1.14 और √3 1.73 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। निर्देशांक ज्यामिति में आपको जैसे 2 बिंदु दिए रखे होंगे P और Q, और इसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, और पूछेंगे कि P से लेकर
जैसे ये मान लो आप यहाँ पे P बिंदु है और यहाँ पे Q बिंदु है, पूछेंगे कि P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो आपको इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे, उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे PQ बराबर अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। देखो तो PQ बराबर क्या होता है, भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों का अंतर का स्क्वायर, क्योंकि x अक्ष को भुज कहते हैं तो भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस y अक्ष को कोटि कहते हैं तो कोटियों का अंतर का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदु A x1, y1 और B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु P x, y पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में अगर अंतर विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक याद करो। यानी कि ये है भाई विभाजन सूत्र, जो आप क्लास 10th में पढ़ते ही है और क्लास 10th 11th सब में काम आता है। तो विभाजन सूत्र में ये है, जैसे कोई बिंदु आपको दे रखा है, यहाँ से लेकर ये रेखाखंड है और इसमें कोई मान लो बिंदु यहाँ पे है जो कि इसको विभाजित करता है, और विभाजित करने का अनुपात है m1 अनुपात m2। तो पूछेंगे कि इस बिंदु के निर्देशांक याद करो, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें उस बिंदु के x अक्ष के लिए तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा और y अक्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है भाई, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, और यही फॉर्मूला जैसे अगर मान लो कोई बिंदु है वो m1 अनुपात में अगर बाह्य विभाजित करता है, यही तो हो गया भाई, आंतरिक विभाजन करे तो इसमें प्लस आता है और बाह्य विभाजन करेगा तो यहाँ पे देखो माइनस आएगा भाई। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस आएगा भाई। इसमें x अक्ष तो हो गया भाई m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, और y आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2 आ जाएगा भाई। ठीक है ना। इसके बाद आपको दिया हुआ है बिंदुओं A जिसके हैं x1, y1 और B के निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करो। यानी कि कोई रेखाखंड है, उसमें जैसे अगर m1 अनुपात m2 में करे तो ये वाला फॉर्मूला हो गया जो अंतर विभाजन, और m1 m2 के अंदर बाह्य विभाजन करे तो उसमें माइनस लगा दो, सिंपल बात है। और यही अगर जैसे m1 m2 जो अनुपात आपके दे रखे है, जैसे आपको ये अनुपात दे रखे हैं m1 m2 वाले, तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर अनुपात 1 आ जाए, यानी कि मध्य पद कोई रेखाखंड है उसको अगर कोई बिंदु 1:1 में विभाजित करता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2। ये लगाते ही आपके उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ये x अक्ष हो जाएगा और ये वाला y अक्ष हो जाएगा भाई। ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है देखो आपको बिंदु P x, y रेखाखंड AB को अगर लैम्डा 1 अनुपात में अगर विभाजित करता है तो उस P बिंदु के निर्देशांक कैसे याद करोगे। तो कुछ नहीं करना भाई, m1 के स्थान पर लिखना है लैम्डा और m2 स्थान पर लिखना है 1। तो ये सेम सूत्र ही है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला एक याद रख लेना आप। जब इसमें अंत्य विभाजन पूछे तो प्लस आएगा और बाह्य विभाजन पूछेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1:1 में विभाजित करेगा तो m1 भी 1 हो जाएगा और m2 भी 1 हो जाएगा। तो एक रखोगे तो अपना आप x2 प्लस x1 बटा 2 आ जाएगा और y2 प्लस y1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। और जैसे कोई दे रखा है आपको अगर लैम्डा अनुपात 1 में करे विभाजित तो m1 को आप लैम्डा मान लो और m2 को आप 1 मान लो, और उस फॉर्मूला रख दोगे तो सीधे यही आएगा भाई, लैम्डा x1 प्लस x2 बटा 1 प्लस लैम्डा और लैम्डा y1 प्लस y2 बटा 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको दे रखा है भाई समरूपता के कुछ नियम होते हैं, जैसे देख लो, एक होता है कोण नियम, जिसमें अगर त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में ए नियम से समरूप होते हैं। और अगर कोई त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर है तो उसको भी हम 2 कोण नियम से, यानी कि कोण समरूपता नियम से उसको समरूप सिद्ध कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर भी जैसे एक भुजा दे रखी है आपको बराबर है, 2 त्रिभुज दे रखे, जैसे इनकी ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा आपस में बराबर और ये वाले बीच वाले कोण अगर बराबर है तो इसको हम करते हैं भुजा नियम से समरूप। तो भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये समरूपता के 3 नियम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दिया हुआ है वृत्त, यानी कि एक वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो वह जीवा बराबर होती है। यानी कि भाई अगर कोई वृत्त आपको दिया हुआ है और उसमें बोल दे कि भाई ये दोनों जीवाएँ जो है वो दोनों आपस में बराबर है, तो वो जीवाएँ दोनों, जैसे एक ये जीवा यहाँ पे दे रखी है, एक जीवा यहाँ दे रखी है, तो ये जो केंद्र पे जो कोण बनाएंगे ना वो कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर है तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। और इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर दोनों कोण अगर बराबर है, जैसे ये यहाँ से जीवा कोई है वो कोण बना रही है और कोण अगर दोनों बराबर है तो ये जीवा दोनों भी बराबर होगी। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना। यदि
किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। कोई अगर जैसे कोई वृत्त है और इसके केंद्र से कोई जीवा के ऊपर अगर हम ऐसे लंब खींचते हैं तो वो इसको समद्विभाजित करता है, ये ध्यान रखना, दो बराबर भागों में विभाजित करता है भाई। अर्धवृत्त पर कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है उसको समकोण कहते हैं। जैसे कैसे बनेगा कि कोई वृत्त है और ये इसका अगर व्यास हो गया तो इस पे जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ से खींच के यहाँ ऐसा आएगा ना, तो ये जो कोण बनेगा ये समकोण कोण बनेगा भाई, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है और किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। कोई मान लो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसके चारों शीर्ष किसी ना किसी वृत्त की परिधि पर आए। कोई वृत्त है और उसके अंदर कोई अगर जैसे बन रहा होता ना, जैसे ये वृत्त बन रहा है और इसके अंदर मान लो ये कोई चतुर्भुज आ रहा है जिसके चारों के चारों शीर्ष इस वृत्त की परिधि पे आ रहे हैं, तो ये एक होता है चक्रीय चतुर्भुज। और इसके सम्मुख कोणों का जो मान होगा ना वो 180 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। और किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का मान अगर 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। इनके ऊपर वाले का उल्टा भी सही है। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है भाई। अब आते हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, अच्छे से क्लास को देखनी है। और जो नए हैं उनके लिए एक ही बात कहनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि इसके ऊपर आपको गणित का अच्छा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं आगे। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के फॉर्मूले। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी कि कोई वृत्त आपको दे रखा है, उसमें r दे रखी है त्रिज्या, और पूछ लिया कि इसकी परिधि क्या होगी, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है 2πr। और पाई का मान आपको पता ही है 22/7 होता ही है, तो उस दृष्टि से आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं भाई। फिर आपको दे रखा है भाई वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? दो कोई वृत्त दे रखे हैं, वो एक दूसरे पर परिबद्ध है, तो उनके द्वारा जो क्षेत्रफल कवर किया जाएगा उसका मान कितना होगा? जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त है, और पूछ लेंगे कि इस वृत्त का बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, πr1² - r2², ठीक है ना भाई। चलो आगे वाला देखते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यीय खंड यानी कि त्रिज्यीय खंड होता क्या, पहले तो ये देखो आप। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसमें जैसे ये यहाँ पे केंद्र बिंदु हो गया और ये त्रिज्या बने और ये जीवा, इनसे जो ये त्रिभुज बनता है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, या इसका क्षेत्रफल जो होता है उसको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। और वो ज्ञात कैसे करोगे आप? तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a बराबर πr² θ/360। सॉरी, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² θ/360, ठीक है। और त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई पूछ ले तो 2πr θ/360 हो जाएगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये वापस पूछ लिया 1/2 LR हो जाएगा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, इसमें से आप माइनस करोगे 1/2 r² sin θ। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये किसी नोट पे या किसी कॉपी के अंदर ये आप लिख लिया करो, क्लास को पॉज करके आराम से लिख लो आप, ठीक है। पूरी किताब में से एक एक सूत्र को ढूंढ के लेकर आए, आपके लिए ध्यान रखना। तो इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो आप करना ही पड़ेगा भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको दे रखा है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद आपको दे रखा है भाई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको पूछ ले तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, 2h कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लिखते ही आप जैसे होता है ना भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसमें से आप आराम से याद कर सकते हो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रखा है भाई घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भुजाएं 4 है तो 4 भुजा स्क्वायर हो गया, तो 6 भुजा यानी कि संपूर्ण पृष्ठ तो 6 ही होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और अगर घन का आयतन पूछ ले आपसे कि भाई घन है उसका आयतन क्या होगा, तो कुछ नहीं, ऊपर दे रखा था भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि इसमें तो सब बराबर होते हैं, तो लंबाई इंटू में क्या हो गया, लंबाई का क्यूब हो जाएगा आयतन में। इसके बाद दे रखा है भाई घनाभ का विकिरण ज्ञात करना। तो घनाभ के विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला यही होता है भाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का अंडर रूट कर दो आप, जो भी मान आएगा घनाभ का विकिरण होगा वो, ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है आपको घन का विकिरण। तो घन का विकिरण भी यही होता है भाई, जैसे आपने घनाभ का याद किया था उसी प्रकार करना है। तो इसमें क्या तीनों बराबर होते हैं, तो ये योग होके √3 हो जाएगा और एल बार आ जाएगा। जैसे एल स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर हो गया प्लस चौड़ाई स्क्वायर भी इसमें एल ही होती है, तो चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई भी एल ही होती है, तो ऊंचाई स्क्वायर। तो 3 बराबर है, तीनों का योग हो गया तो क्या हो जाएगा 3 एल स्क्वायर का रूट हो जाएगा और 3 एल स्क्वायर का रूट हो जाएगा 3, तो बच जाएगा रूट के अंदर और एल आ जाएगा बाहर। तो √3 एल जो होगा वो हो जाएगा अपने घन का आयतन, सॉरी घन का विकिरण हो जाएगा, आयतन नहीं। तो √3 एल जो होगा वो घन का विकिरण का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा। और ये क्वेश्चन भाई हर कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे और मेरा यही कहना है कि ये सारे जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ आपको, अगर आपने ये सारे याद कर लिया ना तो फिर आपकी गणित इतनी सरल हो जाएगी कि पूछो ही मत। क्योंकि गणित हार्ड लगने का कारण भी यही है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हो गए तो गणित बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। चलो शुरू करते हैं। इसके बाद ये रखा है आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h। जैसे कोई बेलन है आपको सामने दे रखी है, ये बेलन है, इसमें ये नीचे दे रखी है आपको त्रिज्या, ये हो जाएगी h। तो इसका आपको पूछ ले कि वक्र पृष्ठ की वक्र का पृष्ठ पूछे तो 2πr/h हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये रखा है भाई बेलन का आयतन याद करना। तो बेलन का आयतन नहीं, बेलन का आयतन से पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, ये तो भाई वक्र हो गया 2πr/h प्लस ऊपर और नीचे दो वृत्त है तो 2πr² कर दो, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो। इसमें 2πr बाहर ले लो, कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ से बच गया h और यहाँ से बच गया r। बस सिंपल 2πr कोष्टक में h + r हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा इससे। इसके बाद आपको दिया हुआ है भाई बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा πr²h, ठीक है भाई, πr² जो है वो इस बेलन का आयतन हो जाएगा। फिर दे रखा है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आपका ये होगा 2π कोष्टक में r1 + r1 - r2 × h। और खोखले बेलन का आयतन पूछा तो ये हो जाएगा πr1² - r2² h। और शंकु का अतिरिक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl। हाँ भाई, अब शंकु वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या दे रखा है, शंकु है, जैसे कोई ये वाला शंकु होता है ना टोपी की तरह, बर्थडे पे टोपी लगाते हैं, वो शंकु का आकार की होती है ना। तो ये जैसे आपको दे रखा है शंकु, इसमें बोल दिया कि जैसे अतिरिक्त पृष्ठ है ये वाला और ये वाला पृष्ठ जो ऐसे हो रहा है, इसका अगर आपको पूछ दिया कि क्षेत्रफल ज्ञात करो तो उसमें क्या हो जाएगा πr और l। पाई का मान 22/7 और r आपके यहाँ से आ जाएगी त्रिज्या और l का मतलब है ये तिरिक ऊंचाई, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप आराम से शंकु का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है, जैसे ये शंकु है कोई, तो इसमें तिर्यक ऊंचाई मतलब ये हो गई और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ऊंचाई और यहाँ से यहाँ आ जाएगी त्रिज्या। तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप, भाई ये एल हो गया तो l² = h² + r², ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस r² वाला सेम कंसेप्ट लगता है। बस आपको ये फॉर्मूला आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है बस, बाकी सब ये दूसरे से कनेक्टेड है और आराम से हो जाते हैं। तो इसमें ये तिर्यक ऊंचाई का मान हो गया भाई l² = h² + r², और ये स्क्वायर इस तरफ आ गया तो रूट हो गया, तो रूट में h² + r² हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr कोष्टक में r + l, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके बाद ये रखा है शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो आयतन 1/3 πr² होता है, यानी कि शंकु का जो आयतन है ना वो बेलन के आयतन का 1/3 है। पहले क्या पढ़ा था, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h होता है, उसका 1/3 कर दो तो शंकु का आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो आपने यहाँ पे देखा था ना शंकु का बेलन का आयतन πr²h और यहाँ देखो शंकु का आयतन 1/3 πr²h, यानी कि शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है ना। ये आपको ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करना है भाई। उसके बाद आपके सामने दे रखा है जैसे πr² शंकु का हो गया। उसके बाद ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और ठोस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है ना। ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ठोस गोले का आयतन हो गया 4/3 πr³, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 3πr², अर्धगोले का आयतन आ जाएगा 2/3 πr³। ये आप बार बार याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा भाई, ठीक है। और गोलीय कोस या खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr1² - r2², जहाँ r1 बड़ा होगा r2 से। और गोलीय कोस का आयतन पूछे तो 4/3 πr1³ - r2³ होता है भाई। अब देखो कुछ माप दे रखी है आपको, जिसका उससे छोटी मापों का कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे 1 घन मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर का मतलब होता है 1 किलोलीटर, ठीक है। और फिर देखा 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, और 1 आर्क बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। 1 घन सेंटीमीटर मतलब 1000 घन मिलीमीटर। 1 घन मीटर बराबर होता है 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 लाख घन सेंटीमीटर होते हैं भाई, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे,
और उसके बाद दिया हुआ है जैसे समांतर मध्य ज्ञात करने के 3-4 फॉर्मूले हैं भाई। जैसे एक दे रखा है आपको व्यक्तिगत श्रेणी का, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जितने भी आपको एक्स दे रखे हैं उनका एक्स का योग करो, जो समीशन ऑफ एक्स आई, और उसके अंदर एन का भाग लगा दो, कितने आंकड़े हैं उनका भाग लगा दो, आराम से वो व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर मध्य आ जाता है। ठीक है। उसके बाद है ए वर्गीकृत श्रेणी का, तो ए वर्गीकृत श्रेणी के लिए देखो ये दे रखा है एफ आई यू आई बटा समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है। कल्पित माध्य है तो एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है ना। ये करके आप आराम से इसमें ज्ञात कर सकते हो भाई कल्पित माध्य। इसके बाद ये रखा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन बराबर क्या होता है, वह वर्ग अंतराल जिसकी संचयी आवृत्ति n/2 से ठीक अधिक है माध्य का वर्ग होता है। ठीक है ना। और इसमें जैसे माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कैसी भी आपको आंकड़े दे रखे हो आराम से याद कर लोगे। तो माध्यक बराबर एल प्लस कोष्टक में, ये एल एक ही बार है भाई, दो बार नहीं आएगा। ठीक है। कोष्टक में n/2 माइनस सी अपॉन एफ गुणा एच करना है भाई। ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ देखो, ये वाला फॉर्मूला याद करना। इसमें एच नहीं है, ये एच एक ही है, ये एल है ना, ये एल एक ही बार आया हुआ है भाई। यहाँ से कट कर दो, टाइपिस्ट गलती हो गई। एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच हो जाएगा। ठीक है भाई। इसमें एल जो है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, एन जो है वो समीशन ऑफ एफ आई है, सी जो दे रखा है वो संचयी बारंबारता पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता है। ठीक है। और एच का जो मान है वो है माध्यक वर्ग का अंतराल, एफ का जो मान है वो है भाई माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद आपके सामने है बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने का भी एक ही फॉर्मूला, सिंपल सा आपको याद रखना ही है ये। तो इसमें दे रखा है देखो एल बराबर एच जेड बराबर बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यानी कि बट्टा में सारे माइनस ही माइनस आने वाले हैं भाई बहुलक के अंदर। तो ये आपको फॉर्मूला घोट लेना है बस। इसमें एल क्या है वो सब दे रखे हैं, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और एच क्या है। ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करना है, एक एक चीज़ नोट करनी है और इनको याद कर लो आप, आपकी गणित कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। यानी कि ये गणित का आधार है भाई, आधार के वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते, आधार आपको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए इसको अच्छे से 1-2 बार देख लो, 3-4 बार देख लो और आपके सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सबसे लास्ट में दे रखा है प्रायिकता। प्रायिकता में क्या है कि भाई घटना ए के अनुकूल होने की प्रायिकता क्या होती है। तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रायिकता बराबर घटना ए के अनुकूल घटनाएं बटा निशेष घटनाएं, यानी कि घटनाएं जो हमें दे रखी है उसमें कितनी अनुकूल है और कुल कितनी घटनाएं हो रही है, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना वो होती है घटना प्रायिकता m/n। और घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, तो नहीं होने का मतलब है कि भाई एक तो अनुकूल होती है तो वो तो होने की होती है, और जो प्रतिकूल घटनाएं होती है वो बटा कुल घटनाएं कितनी है वो, यानी कि n कुल में से अनुकूल वाले घटा दोगे बटा में जो कुल घटना है उसकी रख दो तो उसमें आ जाएगा घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है। और जैसे आप देखते हैं कि प्रायिकता की अधिकतम सीमा जो होती है वो 0 से बड़ी होगी हमेशा और 1 से हमेशा छोटी होगी। प्रायिकता का मान 1 से छोटा ही होगा हमेशा, ध्यान रखना भाई, और 0 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है कि प्रायिकता का सर्वाधिक मान कितना हो सकता है, तो सर्वाधिक मान तो 1 ही होगा भाई। ठीक है। और P ऑफ ए बार यानी कि घटना घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है वो 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता में से घटा दोगे तो वो नहीं होने की प्रायिकता भी आ जाएगी। ठीक है। और इसमें ये देखो एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा 1 ही है। तो घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 ही होगा। ठीक है ना। तो ये लो भाई, इस प्रकार आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पूरी होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए भाई। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी बताओ सभी कमेंट करके। और इसके बाद हम गणित की क्लास लेके आने वाले हैं हमेशा। ठीक है। संडे को हमेशा क्लास आएगी अब आपकी। तो इस प्रकार आप आराम से वापस 1-2 बार वीडियो को देख लेना और अच्छे से नोट कर लेना इन सब चीज़ों को। ठीक है भाई। ओके फिर, थैंक यू।